बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैक्ट फ़िलॉसफ़ी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जब कौमें बनती हैं तो वो अपने पीछे एक बहुत तवील और बड़ी हिस्ट्री रखती हैं। उनकी तारीख़ में मुश्किलात के मराहल से गुज़रने से लेकर अलहदा मुल्क में खुलकर सांस लेने तक के तमाम वाक़यात शामिल होते हैं। आज हम भी एक ऐसी ही कौम की तारीख़ के बारे में जानेंगे। जी तो नाजरीन, हम बात कर रहे हैं तहरीक पाकिस्तान यानी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में। नाजरीन, ये जनूबी एशिया के एक बहुत बड़े खित्ते सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर की कहानी है, जहां हिंदू, मुसलमान, सिख और बहुत से दूसरे मज़हब के लोग इकट्ठे आबाद थे। हुआ कुछ यूँ कि 1600 में 7 समंदर पार से बरतानिया के कुछ ताजर यानी बिजनेसमैन बरसगीर आते हैं, क्योंकि वो तजारती ताल्लुकात को पूरी दुनिया तक वसी करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि बरसगीर की सरजमीन तो कुदरती मादनियात से भरी पड़ी है और दूसरी तरफ ये कि यहाँ की अक्सरियत हिंदू है, जो कि दूसरे मज़हब पर गालिब है। पावर में होने की वजह से हिंदू दूसरे लोगों से काम लेते और ख़ुद सिर्फ़ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देखते थे। चूँकि हिंदू अक्सरियत में होने की वजह से इक़्तिदार की ताकत में भी ज़्यादा थे, इसलिए मुसलमानों को अक़लियतों का दर्जा दिया गया। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदू ताकत के नशे में डूबे हुए हैं और उनका बहुत सारा ज़ाती मुफाद ही उनकी कमज़ोरी है, तो अंग्रेज़ों ने उनके ज़ाती मुफाद से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और यूँ तजारत और मुफादात की कहानी एक लंबा अरसा चली। नाजरीन, 18वीं सदी का आगाज़ में बर-ए-आज़म के मुसलमानों का सियासी इक़्तिदार ज़वाल आने लगा और मुसलमानों की शनाख्त ख़तरे में पड़ गई। मुस्लिम शनाख्त के सवाल ने जनूबी एशिया में मुस्लिम ताकत के ज़वाल के दौरान संजीदगी इख्तियार कर ली। इस ज़वाल की शिद्दत को रियलाइज़ करने वाले पहले शख्स शाह वलीउल्लाह थे, जो बरसगीर सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े आलिम दीन और मजहबी रहनुमा माने जाते थे। नाजरीन, शाह वलीउल्लाह ने बरसगीर में इस्लामी निशात सानिया की बुनियाद रखी। उसका सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों की समाजी और मजहबी इस्लाह करना था, ताकि मुसलमान अपनी माशरती और मजहबी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। फिर यूँ ही तहरीक 19वीं और 20वीं सदी में चलने वाली तमाम तहरीकों के लिए एक ख़ास वजह साबित हुई। नाजरीन, इसी तहरीक के बाअसर लोगों ने तालीमात से मुतासर होकर हिंदुस्तान के शुमाल मगरब में एक मामूली इस्लामी रियासत कायम करने की कोशिश की। और फिर यूँ हुआ कि बरतानवी तोसी पसंदी और मुस्लिम मज़ाहमत का दौर शुरू हुआ। अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुए और जनूब एशिया में एज़ आ डोमिनेंट पावर का रूल अदा करते रहे। इक़्तिदार में उनका रूज तकरीबन 200 साल के अरसे तक जारी रहा। शरीयत को ख़त्म करके उसे एंग्लो मुहम्मदन लॉ यानी एंग्लो मुहम्मदन कानून जारी कर दिया। उर्दू की जगह अंग्रेज़ी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया। इन सब चीज़ों ने बरसगीर और ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के मुसलमानों की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को बहुत मुतासर किया, क्योंकि हिंदुओं की तरफ से 1857 की जंग आज़ादी को गलत रुख देने की भरपूर कोशिशें की गई और जो मुसलमानों के मजहबी अदारे तनाज़ात की जद में आ गए। नाजरीन, 1857 की जंग आज़ादी के बरसगीर पर तो बुरे असरात पड़े ही, लेकिन वहाँ के मुसलमानों के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हुए, क्योंकि हिंदू मुसलमानों पर अपनी हुकूमत बरकरार रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जंग की तमाम तर जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी। इससे अंग्रेज़ों के दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत बढ़ गई। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर सख्त तरीन पॉलिसियाँ जारी की और जारहाना रवैया अख्तियार कर लिया। आज़ादी के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाले तमाम लोगों की जायदादें छीन ली गईं और यूँ मुसलमानों के लिए पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए। इस सूरत हाल में बाज़ दफ़ा मुसलमानों ने रद्द-ए-अमल भी ज़ाहिर किया, जिसकी वजह से उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ तो नहीं दिया गया, लेकिन उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं। इसी सूरत हाल से तंग आकर बहुत से मजहबी रहनुमा जो लोगों को
पॉलिटिकली और सोशली स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे थे, वो भी तालीमात के मामले में सिर्फ मज़हब तक महदूद हो गए। नाज़रीन, उलमाए किराम ने बहुत सारी मजहबी अकेडमियाँ भी कायम की थीं, जिसमें लोगों को अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए बहुत सारी तरबियत फराहम की गई। चूँकि मुसलमानों को इन हालात में कोई ख़ास सियासी और समाजी ट्रेनिंग नहीं मिली, इसीलिए मुसलमानों को इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और तालीमी इस्लाहात भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई। नाज़रीन, मुसलमान मगरबी तालीम हासिल नहीं करना चाहते थे और ना ही किसी किस्म की मगरबी रसूमात और रस्म व रिवाज को अपनाना चाहते थे। इसीलिए मुसलमानों ने अपनी तमाम तर तवज्जो मजहबी तालीम पर ही रहने दी। दूसरी तरफ हिंदुओं ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नए हुक्मरानों को बगैर रेजोल्यूशन के कबूल कर लिया। उन्होंने मगरबी तालीम भी हासिल की और नई सकाफ़त को भी अपना लिया। यूँ ही वजह रही कि हिंदुओं को तमाम तर सरकारी नौकरियां और प्रोटोकॉल्स मिले, जबकि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और ओहदों से हमेशा दूर रखा गया। नाज़रीन, इससे पहले कि यूँ ही सूरत हाल जारी रहती और मुसलमान नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाते, एक बाअसर मुस्लिम शख्सियत ने मुसलमानों को इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए डट खड़ी हुई। जी हाँ, तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान की, चूँकि वो 1857 में होने वाली जंग आज़ादी के दिल खराश वाक़यात के गवाह भी थे। इसीलिए उन्होंने बरतानवी अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें की। उन्होंने महसूस किया कि मगरबी तालीम, मॉडर्न साइंस और अंग्रेज़ी ज़बान ना सीखने की वजह से मुसलमान मुलाजमत और दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत पीछे रह गए हैं। इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे कायम किए और उन्होंने 1886 में एंग्लो मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को भी स्पॉन्सर किया। इन तमाम कोशिशों ने एक तहरीक का रूप धार लिया और इस तहरीक को आज तहरीक अलीगढ़ के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, इस कामयाब तहरीक के बाद मुसलमानों के लिए बहुत सारे तालीमी इदारे कायम किए गए और मुसलमानों को शऊर मिलना शुरू हुआ। मुसलमानों को ये बात वाज़ेह कराई गई कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। याद रहे कि इसी वाज़ेह फ़र्क की वजह से उर्दू हिंदी तनाज़ा भी शुरू हो गया, क्योंकि हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी ज़बान को इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया। यूँ ही वजह थी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी मुखालफत की, चूँकि इस कांग्रेस में मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं हुआ करती थी। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को भी इस कांग्रेस में होने वाली किसी भी एक्टिविटी से दूर रहने का कहा। नाज़रीन, इसी तरह एक और अजीम आलम इस्लाम सैयद अमीर अली भी थे, जिन्होंने मुसलमानों को सियासी तौर पर बहुत मजबूत किया। नाज़रीन, 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों को एहसास हुआ कि मुसलमानों को एक सियासी कायद और एक सियासी तंजीम की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए मुसलमान अपने मुतालबात और हक राय को हुक्मरानों तक पहुँचाएँगे। इसी ज़रूरत की बिना पर नवाब सलीमुल्लाह ख़ान की सरबराही में एक वफ़द तैयार हुआ और बिला आखिर ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। नाज़रीन, याद रहे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस लीग के सरगर्म रुकन थे। नाज़रीन, मुस्लिम रहनुमाओं ने हिंदुओं के साथ मिलकर तावन किया, सिर्फ इसलिए कि हिंदू और मुसलमान मिलकर बंगाल की तकसीम और सल्तनत उस्मानिया के जैसे मसाइल का हल निकालेंगे और बरतानवी हुक्मरानों से छुटकारा पाएंगे। मगर हुआ वही जो हिंदू हमेशा से ही करते आए थे। उसमें भी मुस्लिम हकूक़ को इग्नोर कर दिया गया और फिर मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से अपनी राहें जुदा कर ली। यूँ मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। नाज़रीन, अंग्रेज़ों और हिंदुओं के गालिब आ जाने के बाद मुसलमान अपने आप को तन्हा और सप्रेस महसूस करने लगे। साथ ही साथ वो सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े होने से भी बचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया, जिसे तहरीक खिलाफत का नाम दिया। नाज़रीन, ये तहरीक अपने तमाम मकासद हासिल करने में तो नाकाम रही, मगर इसमें मुस्लिम स्ट्रेंथ गेन हो गई और जनूबी शाम में काबिल लीडर पैदा हुए। इस तहरीक के ख़त्म होने के बाद मुसलमानों के लिए एक सख्त तरीन चैलेंजिंग दौर शुरू हुआ, क्योंकि इस वक्त हिंदू मुस्लिम दुश्मनी का दौर शुरू हुआ
और जल्द ही अरूज को पहुंच गया। तभी हिंदुओं ने 2 तहरीकों का आगाज़ किया। एक तहरीक थी शुद्धि और दूसरी तहरीक थी संगठन। नाजरीन, शुद्धि तहरीक में हिंदुओं ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाय फोर्स हिंदू मज़हब कबूल कराना चाहा और जो मुसलमान हिंदू मज़हब को कबूल नहीं करता था उसको मार दिया जाता था। और दूसरी तरफ संगठन तहरीक थी जिसमें हिंदू नस्ल परस्ती और हिंदू ज़ातों को और मजबूत किया गया और यूँ मुसलमानों का हिंदुओं के साथ रहना और भी मुश्किल हो गया। नाजरीन, मुसलमानों ने इन मुजालम और फ़िरका वारियत का मुकाबला करने के लिए कई कॉन्फ्रेंसें भी की, तबलीगी जमातें भी बनाई गईं, मगर इस नफ़रत और जुल्म की शिद्दत को कुछ भी कम ना कर सका। नाजरीन, जब मुजालम हद से बढ़ गए तो मुसलमानों ने अपने आइनी मुतालबात पर गौर किया। चूँकि मुसलमान सबसे ज़्यादा पंजाब और बंगाल में आबाद थे, इसीलिए मुसलमानों ने कुछ मुतालबात सामने रख दिए और वो मुतालबात ये थे कि पंजाब और बंगाल में आबाद मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, सिंध को बम्बई से अलहदा यानी सेपरेट कर दिया जाए, बलूचिस्तान को अलहदा सूबा बनाया जाए। इसी तरह शुमाल और मगरबी सरहदों पर मुसलमान आबाद थे और वहाँ पर आइनी इस्लाहात को नाफिज किया गया। और फिर नाजरीन 1927 में साइमन कमीशन आता है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि साइमन कमीशन 7 मेंबर पर मुश्तमिल था और सब के सब ब्रिटिश थे, जिनको सर जॉन सिमन लीड कर रहे थे। ये वफद 10 साल बाद इंडिया वापस आता है ये देखने के लिए कि आया जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बरतानवी हुकूमत ने किए थे उन पर आज भी अमल दरामद हो रहा है या नहीं। नाजरीन, 3 बाअसर शख्सियात ने सख्त तरीन मुखालफत की क्योंकि ये सिर्फ बरतानवी अंग्रेज़ों पर मुश्तमिल था। मुखालफत करने वालों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी और नेहरू थे। इसके बाद सब नेहरू कमेटी के साथ तावन करते हैं और इसे हिंदुस्तान का आइन तैयार करने के लिए मुकर्रर कर लेते हैं। मगर यहाँ मुसलमानों को एक दफ़ा फिर मायूसी का शिकार हुआ क्योंकि नेहरू रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुस्लिम मुखालफत और तासुबात से भरी पड़ी थी और कांग्रेस क़यादत ने इसमें किसी भी अमेंडमेंट करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, जिसने मुसलमानों को बेहद मायूस कर दिया। नाजरीन, इन सब के बाद क्या हुआ और पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, ये सब जानने के लिए देखिए हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।